नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में चुनाव को लेकर गर्माहट नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए विकास की राह पर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। राजद करना क्या चाहती है ये पूरा गठबंधन ही नहीं समझ पा रहा है। लालू सुप्रीमो परिवार और परिवारवाद की राजनीति में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें आगामी चुनाव नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है राजद के खेमे में, जानेंगे विस्तार से। रेणु कुशवाहा आरजेडी में शामिल। रेणु कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रेणु कुशवाहा की आरजेडी में एंट्री तेजस्वी यादव के बड़े सामाजिक गठबंधन की योजना में एक और ईंट जोड़ देगी। क्या मंडल की विरासत, सामाजिक न्याय की राजनीति और जातीय गणित कि इन तीनों को साथ लेकर तेजस्वी बिहार की सत्ता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? क्या नीतीश का किला गिराने के लिए सिर्फ एक रेणु काफी नहीं होगी, इसलिए अगला कदम और बड़ा होने वाला है? क्या आरजेडी में अगला नंबर उपेंद्र कुशवाहा का होगा या फिर कोई और वोट बेस आइकन आरजेडी में आने के लिए बेताब है? बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती नजर आ रही है। जैसे जैसे 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी हलचलें तेज होती जा रही है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल होकर रेणु कुशवाहा ने न केवल राजनीतिक समीकरणों को उलझाया है बल्कि नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण पर भी चोट की है। रेणु कुशवाहा को और विस्तार से जाने तो रेणु कुशवाहा का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। खगड़िया से सांसद, बिहारीगंज से 3 बार विधायक और 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रह चुकी रेणु ने जेडीयू, भाजपा और एलजेपी यानी रामविलास जैसे दलों का दामन थामा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए एलजेपी छोड़ दी थी। अब उन्होंने आरजेडी में शामिल होकर अपनी नई सियासी पारी शुरू कर दी है और इसके निहितार्थ बेहद गहरे हैं। तेजस्वी यादव की रणनीति अब और साफ हो गई है। जातीय समीकरणों की बिसात पर वो एक चाल बेहद सदे अंदाज में चल रहे हैं। पहले उन्होंने मंडल आयोग की राजनीति को पूर्ण जीवित कर सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया। अब उनकी नजर ईबीसी और खासकर कुशवाहा समुदाय पर है। रेणु कुशवाहा का आरजेडी में आना इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि रेणु कुशवाहा कोयरी समुदाय से आती हैं, जो बिहार की आबादी का लगभग 4.2% है और 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इनका असर है। खासकर पूर्वी बिहार जैसे खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल जैसे इलाके में इनका जनाधार मजबूत है। यही वजह है कि आरजेडी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसका कुछ खास असर दिखने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत लंबे समय से कुर्मी कुशवाहा यानी लव कुश समीकरण पर टिकी रही है और रेणु का प्रभाव पूरे राज्य भर में नीतीश जितना व्यापक नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ राजद को खास फायदा पहुंचा सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां कुशवाहा वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन नीतीश की रणनीति को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो वही तेजस्वी की ये कोशिश तभी नजर में आई जब उन्होंने मंगनी लाल मंडल को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो खुद ईबीसी समुदाय से आते हैं। अब रेणु कुशवाहा की एंट्री ने इस रणनीति को और धार दे दी है। तेजस्वी ने साफ कहा, कुशवाहा समाज 1 कदम चलेगा तो मैं 4 कदम चलूंगा, जो दर्शाता है कि वो अब यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर बड़े सामाजिक गठजोड़ की तैयारी में है। हालांकि ये तेजस्वी यादव के लिए एक अहम रणनीतिक जीत जरूर है, लेकिन बिहार की चुनावी जंग जीतने के लिए उन्हें और भी कई मोर्चों पर ध्यान देना होगा। यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ ईबीसी, कुशवाहा और महादलित वोटों को एक साथ जोड़ना कठिन लेकिन जरूरी चुनौती है। लेकिन वही एनडीए की बात की
जाए तो नीतीश कुमार और एनडीए की मजबूत संगठनात्मक पकड़ और बीजेपी का संसाधनों व चुनावी रणनीतियों में अनुभव आरजेडी के लिए चुनौती बना रहेगा। यानी सीधे कहें तो राजद कितना भी हाथ पैर मार ले, एनडीए के वोट बैंक पर सेंध लगाना मुश्किल है। राजद में सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स। एक तरफ महागठबंधन में दमदार खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जब वही खिलाड़ी चुनाव खेलने के लिए सीट मांग रहे हैं तो लालू तेजस्वी का मुंह बन जा रहा है। यानी चुनाव सर पर है और अभी तक सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल महागठबंधन में सीटों को लेकर सहयोगी दलों ने आरजेडी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा के साथ पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे एवं अन्य नेताओं ने बुधवार को देर रात तेजस्वी यादव से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है। राम नरेश पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 24 सीटों पर हम लोग महागठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। 24 सीटों की सूची हम लोगों ने तेजस्वी यादव को सौंप दी है। पूरे महागठबंधन में वोट ट्रांसफर करने की सबसे अधिक क्षमता हमारी पार्टी में ही है। सभी 243 सीटों पर हमारी स्थिति अच्छी है। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीपीआई को 6 सीटें दी गई थी जो सम्मानजनक नहीं थी, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि 6 में से 2 सीट हम लोग जीते भी थे, तब भी सबसे अधिक वोट ट्रांसफर हम लोगों ने ही कराए थे। इस बार 24 सीटें चाहिए। चुनाव हम लोग महागठबंधन में रहकर लड़ेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा है। बैठक में चुनावी तैयारियां रणनीति पर भी मंथन हुआ है। सीपीआई की मांग पर आरजेडी प्रधान महासचिव एवं विधायक रणविजय साहू ने कहा कि 24 सीटों की मांग प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता ये है कि कैसे बिहार में एनडीए को सत्ता से हटाया जाए। चुनाव के लिए सभी सहयोगी दल तेजस्वी के नेतृत्व में तैयार है। बिहार को बदलने को तैयार है, बिहार आगे बढ़ने को तैयार है। बिहार की जनता ने ठाना है एनडीए सरकार को हटाना है। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में कहीं कोई टेंशन नहीं है, सब आसानी से हो जाएगा। बता दें महागठबंधन में 6 दल है, राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम। 243 सीटें हैं। सीटों के लिए सहयोगी दल आरजेडी पर भले दबाव बना रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन में आरजेडी 140, कांग्रेस 52, वाम दल 35 और वीआईपी 15 सीटों पर लड़ सकती है। इस फॉर्मूले में थोड़ा प्लस माइनस संभव है। अगर पशुपति पारस की आरएलजेपी महागठबंधन में आते तो उसे 3-4 सीटें दी जा सकती है। इसी फॉर्मूले पर महागठबंधन के दलों के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत आगे बढ़ गई है। सभी दलों की सहमति होते ही औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, लेकिन सारी बात यही है कि सीट बंटवारे पर ठीके से सहमति नहीं बन पा रही है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा एनडीए उठा सकती है। मुस्लिमों दाढ़ी टोपी कब्रिस्तान बचाओ एआईएमआईएम नेता। एक तरफ बिहार में चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी भी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अब एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना में एआईएमआईएम 29 जून को विरोध प्रदर्शन करने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पटना में 29 जून को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ होने वाली रैली में मुस्लिम समुदाय से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने वक्फ कानून को मोदी सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश बताया और इसे संविधान विरोधी करार दिया। इमाम ने ईरान इजराइल संघर्ष पर भी चिंता व्यक्त की और ईरान के समर्थन का आह्वान किया। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने पटना में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 29 जून को आयोजित होने वाली रैली में मुस्लिम समुदाय के लोगों में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इमारते सरिया के द्वारा वक्फ कानून के खिलाफ सभा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें उलेमाओं के साथ साथ मुस्लिम
बुद्धिजीवी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कानून लाई है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश में गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न करना चाहते हैं और इसी वजह से वक्फ कानून लाया गया है। ईमान ने कहा कि ये कानून संविधान के खिलाफ है और इसे लागू होने नहीं देंगे। ईमान ने कहा कि यदि लोग चाहते हैं कि उनकी दाढ़ी, टोपी और कब्रिस्तान बचे तो इस रैली में जरूर शामिल हो। यानी AIMIM नेता भी मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश में लग गए हैं और विपक्ष तो एनडीए के पीछे पड़ा ही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्षी पार्टियां एनडीए के वोट बैंक की नींव को हिला पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।